नमस्कार। दोपहर के 12 बज चुके हैं और वक्त हो चला है बड़ी खबर का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे योगी कैबिनेट की अहम बैठक लगातार जारी है। लोक भवन में चल रही है ये बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद है, तो वही मंत्री सुरेश खन्ना, सूर्य प्रताप शाही भी बैठक में मौजूद है। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ए.के. शर्मा भी बैठक में शामिल हुए हैं, तो मंत्री धर्मपाल सिंह, संजय निषाद, जयवीर सिंह मौजूद है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट की मुहर बैठक से पहले हिजाब विवाद पर बोले ब्रजेश पाठक और धर्मपाल सिंह। तो आपको बता दें, लगातार लोक भवन में ये कैबिनेट की बैठक चल रही है। पहले हर मंगलवार को ये बैठक होती है, लेकिन देखिए उससे पहले ही इस बैठक को सोमवार को किया गया था कि ये जो कैबिनेट की बैठक है वो सोमवार को होगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के देहांत के बाद 3 दिन का शोक रखा गया, जिसके बाद ये बैठक आज गुरुवार को रखी गई है और लगातार 11 बजे से ये बैठक चल रही है। 12 बज चुके हैं और ये बैठक अभी भी जारी है। जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद लगातार सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और इस बैठक में क्या कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जनता को बताया जाएगा। तो आपको बता दें, मंत्री सुरेश खन्ना भी इस बैठक में मौजूद हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, ए.के. शर्मा, सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। लगभग कई अहम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है और देखिए इन्हीं प्रस्तावों को लेकर योगी सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी नजर आएंगे और बताएंगे कि किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, अभी क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बैठक और कितनी देर चलनी है, क्योंकि 11 से 12 का वक्त हो चुका है। अब इसके बाद कितनी देर और ये बैठक रहेगी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लगातार चल रही है। हालांकि ये खत्म होने वाली है और बस कुछ ही क्षणों में ये बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें यह जानकारी दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन किन फैसलों को लेकर अपनी मुहर लगाई है। हालांकि अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है, जिसमें जो बड़े प्रस्ताव हैं उसमें उत्तर प्रदेश के जो कमिश्नरेट हैं, उन कमिश्नरेट के जो आउटर थाने हैं, मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि जो रूरल एरियाज में आते हैं, उन थानों को कमिश्नरेट में शामिल करने, मतलब कमिश्नरेट का दायरा बढ़ाने से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव है इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के जो महानगर हैं वहां पर इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जाए, सरकार उन पर सब्सिडी दे, साथ ही साथ उनकी एजेंसीज को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं कराई जाएं। तो उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। दूसरा, अगर हम अहम प्रस्ताव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 नगर निकाय हैं, उनकी सीमा विस्तार से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है, जिसको लेकर चर्चा हो रही है। और चर्चा चूंकि पिछले करीब 1 घंटे से चल रही है और किसी भी अगले क्षण ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद कैबिनेट ब्रीफिंग के जरिए जानकारी दी जाएगी। दूसरा और अगर महत्वपूर्ण प्रस्ताव हम देखें तो धान खरीद से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। पुलिस की जो शक्तियां हैं उनकी जो नियमावली है उसके संशोधन का प्रस्ताव है। पुलिस के प्रमोशन और उनको जो वित्तीय लाभ मिलते हैं उनसे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है। तो निश्चित है कि ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर आज यूपी कैबिनेट चर्चा कर रही है और निश्चित है कि इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर फायदा लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। चूंकि उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जो अतिवृष्टि और बाढ़ की चपेट में हैं और मुख्यमंत्री लगातार उनका दौरा कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग, कृषि विभाग, साथ ही साथ सिंचाई विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्देशित किया था कि जहां जहां पर इस तरीके के जो किसान हैं जिनको अतिवृष्टि या बाढ़ की वजह से फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे कराया जाए और सर्वे कराकर उनको अनुमन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो निश्चित है कि उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में है और उस पर लगातार चर्चा चल रही है। तो अब देखना यह है कि इन सारी चीजों के बाद कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिन पर यूपी कैबिनेट अपनी मुहर लगाती है और उसके बाद उनका इंप्लीमेंटेशन शुरू होता है। जी
बिल्कुल इसके और देखिए लगातार सबकी नजर यही है कि कौन कौन से अहम प्रस्ताव है जिसका जिक्र भी आपने किया और कुछ ही देर में इन प्रस्तावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आएंगे इसके। बिल्कुल निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के इस कैबिनेट बैठक के बाद जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को अधिकृत किया जाएगा कि वो अपने विभाग से जुड़ी हुई जो आज चीजें हैं जिन पर यूपी कैबिनेट ने मुहर लगाई है उनकी जानकारी प्रेस ब्रीफिंग के जरिए दें। तो निश्चित है कि कैबिनेट बैठक खत्म होते ही यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग होगी जिसमें इन सभी फैसलों के बारे में जिन पर चर्चा हुई और कितने ऐसे प्रस्ताव थे जो कैबिनेट की बैठक में रखे गए, उसके बाद किन किन प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई, इन सभी विषयों को लेकर यूपी कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ देखिए लगातार आप वहां लोक भवन में मौजूद है और लगातार जब मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ आपकी भी बातचीत हुई, क्या कुछ मंत्रियों के द्वारा कहा गया इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, चूंकि ये बैठक पिछले सोमवार को होनी थी और मुलायम सिंह चूंकि उनका निधन हो गया था जिसके चलते ये बैठक उस दिन नहीं हो पाई थी और आज ये बैठक हो रही है तो निश्चित है कि उनसे जुड़े हुए प्रस्ताव आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएंगे और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने तय एजेंडे के तहत काम कर रही है तो उन एजेंडों को लेकर प्रत्येक कैबिनेट की बैठक में चर्चा होती है। चूंकि मुख्यमंत्री ने 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल को लेकर जो रोड मैप है वो तैयार किया है, लगातार उन सारी चीजों को लेकर चर्चा हो रही है। तो निश्चित है कि उन सारी चीजों से जुड़े हुई जो मुद्दे हैं जो लगातार कैबिनेट की बैठक में आते रहते हैं उन पर लगातार यूपी कैबिनेट अपनी चर्चा करती है और मुहर लगाती है। कुछ उसी क्रम में आज भी यूपी कैबिनेट की बैठक चल रही है और करीब दर्जन भर प्रस्ताव हैं जो आज यूपी कैबिनेट की बैठक में है। अब देखना यह है कि उन प्रस्तावों में से कितने ऐसे फैसले होते हैं जिन पर यूपी कैबिनेट अपनी मुहर लगाती है। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात बरेली की करेंगे जहां पर पूर्व मंत्री छत्रपाल के भतीजे को सरकारी जमीन पर कब्जा करना भारी पड़ा है। मामला 8 साल बाद पहुंचा घर कुर्की का नोटिस तो बीजेपी नेता छत्रपाल गंगवार के भतीजे के घर पहुंचा कुर्की का नोटिस। पुलिस ने दमखोदा स्थित घर पर नोटिस चस्पा कर चेतावनी दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर 15 दिन में कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ तो दुष्यंत तो संपत्ति कर ली जाएगी कुर्क। दुष्यंत गंगवार के खिलाफ अदालत में गैर जारी जमानती वारंट जारी हुआ है। बावजूद इसके दुष्यंत गंगवार कोर्ट में नहीं हुए हाजिर और देखिए कुर्की की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी क्योंकि कोर्ट की तरफ से आदेश जारी हुआ था कि आप कोर्ट में पेश हो, लेकिन उसके बावजूद अगर पेशी नहीं होती है तो उसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ बरेली से संवाददाता अयाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयाज, क्या कुछ ये पूरा मामला है, एक बार जरा विस्तार से बताएं। राजस्व मंत्री से विधायक रहे हैं, योगी सरकार मंत्री भी रहे हैं, अहम मंत्रालय संभाला है। योगी सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है भूमाफियाओं पे और अवैध जमीन कब्जा करने वाले पे, और जब सरकारी जमीन पे कब्जा हो तो किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये बीजेपी नेता हैं, इन्हें भी नहीं बख्शा गया। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार का रुख देख करके लगता है कोई भी हो गलत काम करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। ये दुष्यंत गंगवार हैं, छत्रपाल गंगवार के भतीजे। इन्हें देखा गया है पिछले 8 साल पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करने का एक केस दर्ज हुआ था जिसमें कोर्ट नोटिस पे नोटिस भेज रहा था हाजिर होने के लिए और वहां पे कोर्ट में हाजिर होने के लिए, लेकिन ये 8 साल से किसी भी नोटिस का ना जवाब दिया ना वहां पे ये पहुंचे। अब कुर्की का नोटिस जारी हुआ है जो पुलिस ने इनके दरवाजे दमखोदा स्थित जो निवास है इनका वहां पे जाके चस्पा किया है गेट पे। तो हड़कंप मचा हुआ है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि 8 साल से जब बीजेपी नेता के सत्ता में रहने के बाद भी इतना सब कुछ होने के बाद आप अभी जब कब्जा करेंगे और ऐसे मामले सामने आएंगे तो दूसरों को मैसेज क्या जाएगा। सरकार की छवि पे कहीं ना कहीं ये पट्टा सा नजर लगता दिखाई दे रहा है जिससे सरकार भी बदनाम हुई। इन्हीं की वजह से इनके गलत कामों को देखते हुए छत्रपाल को अपनी विधायकी गंवाना पड़ी है। लोगों का ये कहना है जो बरेली से विधायक रहे हैं छत्रपाल गंगवार, तो उन्हें विधायकी भी इस बार हारना पड़ी है क्योंकि मौजूदा मंत्रालय होने के बाद विधायकी हारना एक बड़ी बात है। तो सारा श्रेय इनके गलत कामों को और जनता से गलत व्यवहार, बहुत से ऐसे काम थे जिसकी वजह से जनता नाराज थी क्षेत्र की, और यहाँ से सपा के विधायक अताउर रहमान दोबारा यहाँ विधायक बने हैं जिसकी वजह से, क्योंकि अब लगातार गलत कामों को देखते हुए इनके जनता नाराज थी, बहुत सी ऐसी शिकायतें थी जो करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की बदनाम
करने की कोशिश की, बीजेपी पे भट्टा लगाने की, अब नहीं बख्शा जाएगा। नोटिस चस्पा किया है और 15 दिन का इन्हें अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन तक अगर नहीं आते हैं तो कुर्की घर की कर दी जाएगी। अभी जी। नोटिस चस्पा किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा संदेश है कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और कोर्ट का भी सख्त रुख अपनाए हुए है। दुष्यंत गंगवार ये हैं, बिलास प्रमुख पति हैं और जी। बिलास प्रमुख खुद को लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे मामले इनके हैं। किसी भी तरीके से इन्हें बख्शने के मूड में ना सरकार है, ना बीजेपी है, ना कोर्ट है, ना कानून है। तो कानून की गिरफ्त में आने से कोई नहीं बच सकता योगी सरकार में, चाहे वो बीजेपी का कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। जी। अयाज, इसके द्वारा दुष्यंत जिस बताया जा रहा है, जिस तरह से नोटिस चस्पा हो गया, क्या उनके द्वारा किसी तरह की कोई बयान दिए गए हैं या फिर इसका जवाब के दिया गया हो? जी बिल्कुल, अभी तक किसी तरीके का कोई ना जवाब दिया गया। हमने बात करने की कोशिश की तो फोन बंद था, उस पे फोन ना लगा, ना किसी तरीके की कोई बात हुई। हमने सहयोगियों से बात करने की थी जो उसके सहयोगी हैं, लेकिन किसी तरीके कोई जवाब देने से इनकार कर दिया, ना कोई बात हुई। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 8 साल पहले का मामला, सरकारी जमीन पर कब्जा, एक बड़ा मामला है जिसका चला जवाब देना चाहिए था। कोर्ट नोटिस पे नोटिस भेज रहा था, किसी तरीके कोई जवाब देना, उस पर अब कुर्की का जब नोटिस दिया है तब हड़कंप मचा है। तो कहीं ना कहीं एक घर पे कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई जवाब दे, तो परेशानियों का सामना लगातार उन्हें करना पड़ रहा है। वहां से घर से अभी आऊंगा। ठीक है अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में यूपी पुलिस की दबिश के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया। यूपी पुलिस ने ज्येष्ठ ब्लॉक का प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर के चाचा की हिस्ट्री शीटर की जारी। पुलिस ने सतनाम सिंह उर्फ सत्ता की हिस्ट्री शीट की जारी। तो सतनाम सिंह पर काशीपुर सितारगंज थाने में 20 मुकदमे दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और हत्या के 20 मुकदमे दर्ज है। सतनाम सिंह सत्ता को 50,000 के इनामी जफर का शरणदाता बताया गया। तो खनन माफिया जफर की गुरताज सिंह भुल्लर के घर पर मिली थी लोकेशन। तो झड़प के वक्त गुरताज सिंह भुल्लर के घर हिस्ट्री शीटर सतनाम सिंह भी था मौजूद। तो सतनाम सिंह है उत्तराखंड का खनन माफिया। और ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तराखंड के काशीपुर में यूपी पुलिस और स्थानीय ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख के घर पर दबिश के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद यूपी पुलिस के ने ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरतेज सिंह भुल्लर के चाचा सतनाम सिंह उर्फ सत्ता की हिस्ट्री शीट जारी की है। सतनाम सिंह पर काशीपुर सितारगंज थाने पर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत हत्या के मामले दर्ज है। करीब 20 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ सतनाम सिंह सत्ता पर 50,000 का इनामी जफर के शरण को देने के भी आरोप है। खनन माफिया जफर की तलाश में लगी मुरादाबाद पुलिस को हर बार लोकेशन गुरताज सिंह भुल्लर के घर पर ही मिली थी, जिसके बाद दबिश देने पुलिस गई थी, जिसमें एक महिला की मौत का मामला सामने आया था। पुलिस के अनुसार कल हुई झड़प के वक्त गुरताज सिंह भुल्लर के घर पर हिस्ट्री शीटर सतनाम सिंह भी मौजूद था। जफर की तलाश में जब मुरादाबाद पुलिस ने घर पर दबिश दी, उस वक्त हिस्ट्री शीटर सतनाम सिंह उसी घर में मौजूद था। सतनाम सिंह उत्तराखंड का खनन माफिया है और जफर का शरणदाता बताया जाता है। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में एक और जहां उत्तराखंड पुलिस यूपी पुलिस पे आरोप लगा रही है, तो वही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस भी उत्तराखंड पुलिस पर तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए नजर आई। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे आगरा की। बीएसपी नेता सतीश राजा पर छेड़खानी का केस, लोगों ने जे बजाने को लेकर जताई थी आपत्ति। तो सतीश राजा पर गालियां देने और धमकाने का आरोप है। महिला बीजेपी नेता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आगरा के थाना अहमदुल्ला का पूरा मामला है। तो लोगों ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई थी। तो सतीश राजा पर गालियां देने और धमकाने का आरोप लगा है। तो महिला बीजेपी नेता की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आगरा के थाना एतमादुल्ला का पूरा ये मामला आपको बता रहे हैं। तो बीएसपी नेता सतीश राजा पर छेड़खानी का केस। तो लोगों ने डीजे बजाने को लेकर आपत्ति जाहिर की थी और इसी आपत्ति जाहिर करने पर सतीश राजा की तरफ से गालियां देने, धमकाने का आरोप लगा है। तो छेड़खानी का भी आरोप लगा है, जिसके मामले में केस दर्ज हुआ है। तो महिला बीजेपी नेता की तहरीर पर दर्ज मुकदमा हुआ है।
और ज्यादा जानकारी के साथ कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बीएसपी नेता है सतीश राजा, जिन पर छेड़खानी के साथ साथ गालियां देने धमकाने का भी आरोप लगा है। बिल्कुल, मैं ऋतु जी आपको बता दूं, थाना एतमादवाला क्षेत्र का यह मामला है जहां पर बीजेपी नेत्री ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बीएसपी के नेता पर ये आरोप लगाया है कि इसने गाली गलौज और अश्लील तरह की बातें की थी। उसको लेकर इस तरह के कई दिनों से ये विवाद चल रहा था। लगातार इस बात को लेकर थाने चौकी के कई बार लगातार चक्कर लगाने के बाद बीजेपी नेता ने भी काफी मशक्कत के बाद मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कई अधिकारियों से बीजेपी नेताओं ने शिकायत की थी। बीजेपी नेत्री जो कमलेश सिंह है वहां पर उन्होंने शिकायत की थी। उसके बाद इन्होंने जो बसपा के जो नेता हैं, जो उन्होंने अपने मकान पलायन को लेकर एक पोस्टर भी जारी किया है कि हम यहाँ पर मजबूर हैं, यहाँ पर मकान बेचना चाहते हैं। इसको लेकर ये परिवार जो बसपा का नेता है, इन्होंने ये आरोप लगाया है कि भाजपा में जो नेत्री हैं, जो भाजपा नेत्री कमलेश सिंह, इस बात का दुरुपयोग कर रही है कि भाजपा नेत्री को लेकर इन्होंने गलत तरीके से हम पर वो मुकदमा दर्ज कराया है। इस बात को लेकर हम मकान बेचने के लिए मजबूर हैं। जी ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो आगरा की थाना एतमादुल्ला का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां बीएसपी नेता सतीश राजा पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके साथ ही गाली गलौज और धमकी देने का भी आरोप लगा हुआ है। आपको बता दें कि डीजे बजाने को लेकर ये पूरा मामला था, जहां डीजे बजाते वक्त लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी और इसी को लेकर गालियां देते हुए धमकाते हुए सतीश राजा नजर आए। और अब खबर नोएडा से है, जहां एसओ समेत 7 पुलिसकर्मी पर एफआईआर के आदेश है। झूठे केस में गिरफ्तार करने के आरोप में एफआईआर के आदेश है। पुलिस ने युवक को लूट चोरी के केस में जेल भेजा था। थाना सेक्टर 113 के एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर है। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है। पुलिस ने युवक को लूट चोरी केस में जेल भेजा था और इसी को लेकर थाना सेक्टर 113 के एसओ समेत 4 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश जारी किए हैं। तो मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने ये आदेश जारी किया है। तो आपको बता दें, एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश है। झूठे केस में गिरफ्तार करने के आरोप में एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं। तो पुलिस ने युवक को लूट और चोरी के केस में जेल भेजा था और इसी को लेकर अब 7 एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश जारी हुए हैं। तो एक युवक पर झूठे केस में लगातार जिस तरह से आरोप लगे थे, गिरफ्तार करने का आरोप है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या कुछ ये पूरा मामला है? क्योंकि कहा जा रहा है कि एक युवक पर झूठे आरोप लगाए गए थे, जिसके तहत एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। देखिए, न्यायिक जो मजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश किया गया है, जहां तमाम एसओ सहित 7 पुलिसकर्मियों पर एक एफआईआर कराने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें देखा गया है कि तमाम तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जिसमें एक युवक को लूट चोरी के मामले में पुलिस द्वारा जबरन जेल भेजा गया था, जिसको देखते हुए उसके परिजनों द्वारा न्यायालय में इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और उसके बाद अब इस मामले में खुद न्यायालय ने संज्ञान लिया है। और जिसमें 7 पुलिसकर्मी, जिसमें थाना अध्यक्ष 113 के और उसके 3 अन्य जो सब इंस्पेक्टर हैं अलग अलग और 2 कांस्टेबल के खिलाफ ये एफआईआर के आदेश किए गए हैं। जिसके बाद कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की बात की गई है। पीड़िता द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और जिसके देखते हुए इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ थाना अध्यक्ष समेत थाना 113 पर कार्रवाई की मांग की है। जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि एक जो लड़का है, युवक है, उसको जबरन झूठे केस में लूट चोरी के मामले में पुलिस ने उसको जेल भेजा था। इस मामले में वादी पक्ष द्वारा, पीड़िता द्वारा जो तहरीर जो न्यायालय में खटखटाया है, उसके बाद कार्रवाई की बात की जा रही है। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
और अब खबर हापुड़ से, जहां जीएस मेडिकल कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन 7वीं मंजिल से गिरकर सिविल इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने जीएस मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के अस्पताल में इंजीनियर से कराया जा रहा था काम। अस्पताल प्रशासन का आरोप, फोन पर बात करते समय हुआ हादसा। कोतवाली पिलखुआ के जीएस मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है। तो परिजनों ने जीएस मेडिकल कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साइड पे काम कर रहा था वो और वहाँ पाँव फिसल गया उसका। 7वीं मंजिल पे थे और गिर गया वो। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, कहाँ पे काम कर रहे थे? जीएस मेडिकल कॉलेज में। क्या नाम है जिनकी कल घटना हुई है? मोहम्मद आदिल। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस ने पंचनामा तैयार कर लिया है, डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। बस पेपर हापुड़ आने का इंतजार हो रहा है। किसकी लापरवाही समझेंगे इसमें आप? अस्पताल प्रशासन की तरफ से लापरवाही हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हापुड़ से संवाददाता मोहम्मद ताहिर हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद ताहिर, जिस तरह से ये मामला बताया जा रहा है कि एक इंजीनियर की जीएस मेडिकल कॉलेज के 7वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई है, जहां एक तरफ परिवार वाले जीएस मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा जीएस मेडिकल कॉलेज का ये मामला है, जहां आदिल नाम का एक सिविल इंजीनियर था जो पिछले 6 महीने से यहाँ काम करा रहा था। और जो बताया जा रहा है कि जो परिवार के लोग हैं वो कहना है कि 7वीं मंजिल से अचानक जो है ये पैर फिसल के गिर गए और जिससे इनकी मौत हो गई। हालांकि जीएस मेडिकल कॉलेज पर भी इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है कि कोई भी सेफ्टी उपकरण जो है जीएस द्वारा नहीं दिए गए थे, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है उसका सीधा साफ तौर पर कहना है कि ये फोन पर बात कर रहे थे जिस समय ये हादसा हुआ। हालांकि पुलिस सारे मामले जो पीएम के लिए भेज दिया है और सारे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। इसके साथ ही मोहम्मद ताहिर, क्या कुछ जानकारी पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई है? आगे क्या कुछ जांच किस दिशा में की जा रही है? हाँ जी, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हर पहलुओं पर जांच की जाएगी। जो पीड़ित आरोप लगा रहा है उस पर भी और जो अस्पताल प्रशासन का कहना है, दोनों के बयान दर्ज होंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर तमाम जानकारी देने के लिए।